अध्याय 25 विश्व शांति मेरा कर्तव्य है। लिन जियाओडोंग के 100 ट्रेजर्स हॉल में पहुंचने के बाद लिन मिंग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। भाई लिन, आप किस प्रकार की चीज खरीदना चाहते थे? क्या आप उन 3 प्रतीक पत्रों को बेचने में कामयाब रहे? लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत अच्छी रही और मैं बिक गया। नहीं, लिन जियाओडोंग अतिशयोक्तिपूर्वक चिल्लाया, किस मूर्ख का फायदा उठाया गया? यह एक शगुन भी हो सकता है। वह थोड़ा चिंतित हुआ और बोला, भाई लिन, आपने इतने सारे बेच दिए। अगर भविष्य में लोग हमें ढूंढने आएंगे तो वे हम भाइयों को मार सकते हैं। लिन मिंग ने कहा, हम्फ, आप वास्तव में सोचते हैं कि मैंने लोगों को धोखा देने के लिए कुछ नकली शिलालेख बनाए हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने जानबूझकर लोगों को बरगलाया है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि यदि आपके शिलालेख चिन्ह काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हमने आज 100 टन सोना खर्च कर दिया तो समय आने पर हम पैसे चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं है। चलो बस खरीदारी करने चलते हैं। लिन मिंग ये कह रहे थे जैसे ही उन्होंने सीधे 100 ट्रेजर हॉल के प्रवेश द्वार में कदम रखा। लिन जियाओडोंग ने उस पर मूर्खतापूर्ण नजर डाली। उसने सोचा कि वे केवल यहीं मिलेंगे और फिर शायद खरीदारी करने के लिए शहर के चौराहे या किसी अन्य छोटी जगह पर जाएंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सीधे 100 ट्रेजर हॉल में चले जाएंगे। यह स्थान अक्सर कई सौ या हजारों सोने की कीमत पर वस्तुएं बेचता था। यह पूरे स्काई फॉर्चून शहर में सबसे शानदार दुकानों में से एक थी। मेरे भाई, मेरे अपने सबसे प्यारे बड़े भाई, क्या हम सचमुच यहां खरीदारी करने जा रहे हैं? मम, ये यहां है, लिन मिंग ने दुकान में प्रवेश करते हुए कहा। दुकानदार ने कुछ हद तक लिन मिंग को पहचान लिया क्योंकि वह भी साधारण कपड़ों में था और युवा और कद में छोटा था। यह एक बहुत ही स्पष्ट दृश्य था और थोड़ा सोचने के बाद दुकानदार को याद आया कि लिन मिंग वह युवक था जिसने कुछ दिन पहले उसे शिलालेख प्रतीक बेचने की कोशिश की थी। स्टोकीपर तुरंत अधीर हो गया और बोला, आपने फिर से कहा था कि मैं आपके शिलालेख चिन्ह नहीं लूंगा। लिन मिंग को भी स्वाभाविक रूप से इस 100 ट्रेजर हॉल के स्टोकीपर की याद आई। प्रारंभ में जब वह निजी दुकानों पर गए तो किसी भी दुकानदार ने उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया। ये दुकानदार वास्तव में मालिक नहीं थे। बॉस आमतौर पर कुछ अमीर चरित्र के होते थे और अक्सर स्टोर में नहीं होते थे। वे स्टोर के व्यवसाय का प्रभार लेने के लिए किसी क्लर्क या दुकानदार को नियुक्त करेंगे। निस्संदेह, उनका वेतन भी प्रदर्शन से जुड़ा होता था, इसलिए ये दुकानदार स्वाभाविक रूप से लाभ का कुछ प्रतिशत अर्जित करने के लिए धनी परिवारों के कनिष्ठों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। लिन मिंग अभी भी अनुभव से नमकीन बने हुए हैं। लिन मिंग ने कहा, मेरे शिलालेख चिन्ह बिक गए। मैं आज कुछ खरीदारी करने के लिए यहां आया हूं। बिका हुआ? दुकानदार की आंखों में तिरस्कार का हल्का सा स्पर्श दिखा। उनके अनुभव से यह शिलालेख प्रतीक किसी पैसे के लायक नहीं थे। उनकी लागत के साथ अधिक से अधिक ये कुछ दर्जन सोने के टन के बराबर होगा। यह देहाती बम्पकिन वास्तव में एक पहाड़ी था। अगर उसने सोचा कि सोने की कुछ दर्जन कहानियों ने उसे अमीर आदमी बना दिया तो यह वास्तव में हास्यास्पद था। कितना हास्यास्पद लड़का है। हालांकि स्टोकीपर ने उसे बाहर नहीं निकाला। 100 ट्रेजर हॉल ने ऐसा कोई नियम सूचीबद्ध नहीं किया था जिसमें कहा गया हो कि केवल पैसे वाले लोगों को ही आने की अनुमति है। लिन मिंग चमकदार मंडप की अलमारियों को देखे जो कीमती सामग्रियों और दुर्लभ वस्तुओं से भरी हुई थीं। ये देखना वाकई अद्भुत था। लिन जियाओडोंग ने जो 100 साल का जिनसेंग उसके लिए खरीदा था, उसे यहां केवल घटिया सामान ही माना जा सकता है। वहां दुर्लभ और बहुमूल्य औषधियां, सामग्रियां, मास्टर क्लास शिलालेख प्रतीक, यहां तक कि कई हजार टन सोने के खजाने भी थे। लिन मिंग ने लापरवाही से कहा, जियाओडोंग, क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं? लिन जियाओडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई लिन,
आज आप कौन सा पागलपन भरा गाना गा रहे हैं? आह! हालांकि झांकने में कुछ भी खर्च नहीं होता है, लेकिन क्या आपने वह नजर नहीं देखी जो स्टोकीपर ने हमें दी थी, जैसे कि हम कोई बेवकूफ हों? इसने वास्तव में मेरे पूरे शरीर को असहज कर दिया। लिंग माइंड ने कहा, वह सिर्फ एक छोटी सोच वाला बेवकूफ है। वह क्या सोचता है इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप कुछ नहीं चुन रहे हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा, या आप एक लचीला कवच खरीदें। लिन जियाओडोंग ने खड़खड़ाहट की तरह अपना सिर हिलाया। भाई लिन, आइए अपना समय बर्बाद न करें। अगर मैं 100 ट्रेजर हॉल में कुछ चुनता हूं तो हमारे पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होंगे और वे हमारे पीछे आएंगे। इसके बारे में सोचो। जब वह समय आएगा तो तुम तेज दौड़ोगे, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा मोटा हूं, इसलिए मैं पीछे रह जाऊंगा और मार खाऊंगा। लिन मिंग को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले, इसलिए उन्होंने कहा, मैंने आपका समय कब बर्बाद किया है? तुमने कब इन दुष्ट योजनाओं के बारे में नहीं सोचा? आह, मुझे देखो, मैं एक ईमानदार और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति हूं। मुझ पर दया करो। लिन मिंग हंसे और अपने कपड़े थोड़े से खोल दिए। उसकी छाती की जेब के पास सुनहरे नोटों के किनारे थे। उन्होंने कहा, अच्छा, क्या यह पैसा नहीं है? लिन जियाओडोंग ने लाल लिफाफे में उन असंख्य सुनहरे बैंक नोटों को देखा और एक पल के लिए ठिठक गया। उसे लगा कि उसका दिमाग शून्य हो गया है और उसकी आंखें सुस्त हो गई हैं। वे प्रत्येक 1000 टन सोने के मूल्य के बैंक नोट हैं। यह वास्तव में 1000 सोने के टैल बैंक नोट निकले। इसके अलावा वह मोटाई से देख सकता था कि वहां एक से अधिक, शायद 10,000 सोने की टन तक थी। 10,000 स्वर्ण टन तक। यह क्या था? लिन जियाओडोंग को शॉर्ट सर्किट हुआ और वह अपने पैरों पर झूल गया। भाई लिन, तुमने लोगों को लूटा। यह सही नहीं है। अपनी मार्शल आर्ट से भी तुम्हें इतनी चोरी नहीं करनी चाहिए। लिन जियाओडोंग की यह बात सुनकर लिन मिंग का माथा काली रेखाओं से भर गया। हे भगवान, यह आदमी! उसने अनिच्छा से कहा, मुझे शिलालेख बेचने के लिए पैसे मिले। आप मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। शिलालेख चिन्ह। आपने कहा कि वे 3 टॉयलेट पेपर शिलालेख प्रतीक थे। आपने बेचा। वे कितने में बिके? 3000 टन सोना। 3,000। लिन जियाओडोंग का मोटा चेहरा कांपने लगा। वह चौंक गया, लेकिन फिर भी इस डर से अपनी आवाज कम करने में कामयाब रहा कि दूसरे लोग उसकी बात सुन लेंगे। आपने उन्हें 3000 टन सोने के लिए बेच दिया। आपने कहा था कि आपने 1 महीने तक अभ्यास किया है और आप किसी तरह एक शिलालेख प्रतीक बना सकते हैं जो 3000 सोने के टन में बिक सकता है। लिन मिंग ने सिर हिलाया। लिन जियाओडोंग उसका सबसे अच्छा दोस्त और अच्छा भाई था। वह उससे कुछ छिपाना नहीं चाहता था और छिपा भी नहीं सकता था। अगर वह लिन जियाओडोंग को कुछ पैसों से मदद करना चाहता था, तो उसे यह भी समझना होगा कि क्या हुआ था। इसके अलावा भविष्य में संभवतः किन जिंगसुआन, मुये या अन्य उच्च स्तरीय व्यक्तियों द्वारा उससे संपर्क किया जाएगा और लिन जियाओडोंग से सच्चाई छिपाना असंभव होगा। आप तो बस मेरी बुद्धि का अपमान कर रहे हैं, लिन जियाओडोंग ने चिल्लाकर कहा। आपने केवल 1 महीने का अभ्यास किया है और आप उस तरह का एक शिलालेख प्रतीक बना सकते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं कोई 3 साल का छोटा बच्चा हूं, जिसे तुम धोखा देकर यह सोच सकते हो कि पत्ता गोभी के पत्ते दुर्लभ औषधियां हैं या कुछ और। लिन मिंग ने कंधे उचकाए। तथ्य तो तथ्य है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़े भाई, अरे भाई लिन, मेरे साथ मत खेलो, बस मुझे बताओ कि क्या हुआ। लिन मिंग ने आह भरी और कहा, अच्छा, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कुछ नहीं कहोगे। यह एक वादा है, लिन जियाओडोंग ने तुरंत घोषणा की। ठीक है, सच तो यह है कि मेरे पास एक गुप्त मैटर है। जब मैं 12 साल का था, उस वर्ष मेरे गुरु प्रकट हुए और कहा कि मेरी प्रतिभा अच्छी थी और मेरे पास अच्छी बुद्धि और एक शानदार भाग्य था।
वह चाहते थे कि मैं विश्व शांति बनाए रखूं, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा करने का कर्तव्य दिया और मुझे अपने प्रशिक्षु के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार मैंने उनके साथ शिलालेख तकनीक का अध्ययन करना शुरू किया। मानो लिन जियाओडोंग को ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी खा ली हो। भाई लिन, क्या आप इसके बारे में गंभीर हो सकते हैं? लिन मिंग ने कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास वास्तव में एक गुरु है। इसे खत्म करो। यदि तुम्हारे पास कोई मास्टर है और तुमने कई वर्षों तक शिलालेख का अध्ययन किया है तो तुमने मुझसे ये क्यों पूछा कि शिलालेख तकनीक क्या थी? लिन मिंग ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे केवल कौशल सिखाया और मुझे कोई पैसा नहीं दिया। जहां तक शिलालेख तकनीक की बात है, हालांकि मैंने इसका अध्ययन किया था, लेकिन जब तक आपने मुझे नहीं बताया था तब तक मुझे नहीं पता था कि यह किसी काम की है या नहीं। तब मुझे पता था कि मैं इसका उपयोग पैसे कमाने के लिए कर सकता हूं। धत तेरी की। लिन जियाओडोंग को ऐसा लगा मानो दुनिया पागल हो गई हो। यह ऐसे ही है जैसे एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे को उठाकर कई सालों तक खाना खिलाना और उसे सहलाना और फिर उसे सबसे खूबसूरत महिला में बदलना और फिर उसे अपदस्थ राक्षस सम्राट की प्रसिद्ध कबीले की राजकुमारी बनाना, जिसे हाल ही में प्यार हो गया था। यह बिल्कुल वैसा ही मौका था। अच्छा, ओह, अब आप समझ गए। चलो शॉपिंग चलते हैं। लिन मिंग ने निष्प्राण लिन जियाओडोंग को खींच लिया और लचीले कवच का चयन करना जारी रखा। लिन जियाओडोंग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं थे और उन्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पसंद नहीं था। वह इतना मेहनती था कि लिन परिवार में प्रत्यक्ष वंशज के रूप में अपनी स्थिति को संरक्षित करने में सक्षम था। लिन मिंग ने सोचा कि एक लचीला कवच जीवन बीमा के रूप में अच्छा होगा। ये लचीला कवच किस सामग्री का है? लिन मिंग ने पूछा। स्टोरकीपर ने अधीरता से लिन मिंग की ओर देखा और कहा, यह दुकान का एक उच्च गुणवत्ता वाला खजाना है, जिसका विवरण टेबल के पीछे प्रदर्शित नोटों में है। अपने आप को देखो। उनके शब्दों में एक उपहास था जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली दुकान में आने के लिए लिन मिंग पर ताना मारा गया था। दुकानदार ने इतना व्यापार कर लिया था कि उसमें यह पहचानने की जन्मजात क्षमता विकसित हो गई कि कौन सामान खरीदेगा और कौन नहीं। जब कोई अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति दुकान पर आता था तो वह उनका स्वागत करता था और उनकी सहायता करता था, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते थे उन्हें वह नजरअंदाज कर देता था। लिन मिंग का तो जिक्र ही नहीं था, जो न केवल साधारण दिखते थे बल्कि कुछ दिन पहले उन्हें कुछ बेचने की कोशिश में आए थे। टॉयलेट पेपर। इस तरह के लड़के का किसी भी प्रकार का अच्छा चरित्र होना असंभव था, इसलिए स्टोरकीपर अधीर था। लिन मिंग उस स्थान पर गए जहां लचीला कवच था और विवरण पढ़ा। यह नर्म कवच 10,006 फुट लंबे डे रूलर हेम्प से बनाया गया था। इसे गोल्डन वुड रूट रेशम के कई हजार तारों के साथ भी मिलाया गया था और 20 से अधिक उन्नत क्राफ्टिंग तकनीकों के संयोजन से बनाया गया था। कीमत 392 सोने टन थी। इस प्रकार का उत्कृष्ट लचीला कवच खजाना था। यह शरीर परिवर्तन की चौथी परत तक हमलों का सामना कर सकता है, लेकिन चौथी परत के बाद यह आसानी से टूट जाएगी, इसलिए लिन मिंग को इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जो लिन जियाओडोंग के लिए कहीं अधिक उपयुक्त था। वह तब तक देखता रहा जब तक उसकी नजर किसी चीज पर नहीं पड़ी। यह एक गोल्डन डियर गोली और सोल गैदरिंग गोली थी। अब से पहले लिन मिंग ने कोई भी गोली नहीं ली थी क्योंकि कीमत बहुत अधिक थी। औषधीय जड़ी बूटियों और खतरनाक जानवरों के कच्चे माल को मिलाकर और फिर उन्हें परिष्कृत करके गोलियां बनाई गईं। ये केवल औषधीय जड़ी बूटियों या दुष्ट पशु सामग्री का उपयोग करने से कई गुना बेहतर था। इसके अलावा सूत्रों के कारण उन प्रभावों को प्राप्त करना संभव था जो औषधीय जड़ी बूटियां या दुष्ट पशु सामग्री स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते थे। गोल्डन डियर गोलियां बहुत दुर्लभ थीं। इन्हें मुख्य घटक के रूप में 100 साल पुराने सुनहरे हिरण के भ्रूण से बनाया गया था और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के साथ पूरक किया गया था। सुनहरे हिरण दुर्लभ थे और इसके अलावा ज्यादातर सुदूर पहाड़ी जंगलों में पाए जाते थे।
उनके लिए यह कठिन होना आसान नहीं था, और स्वर्ण मृग का भ्रूण लेना उतना ही कठिन था जितना लगता था। चूंकि गोल्डन डियर गोलियां हिरण के भ्रूण से परिष्कृत की गई थीं, उनमें समृद्ध और सुगंधित जीवन शक्ति थी। इसके अलावा वे गर्भ के बाहर हवा के हॉटियन चरण से दूषित नहीं हुए थे। इस प्रकार शरीर की अशुद्धियों को दूर करना और आत्मिक बल और शारीरिक साधना में वृद्धि को बढ़ावा देना संभव था। इस प्रकार की गोली एक पीले चावल के आकार का अनाज था जिसका मूल्य 200 स्वर्ण था। सोल गैदरिंग पैलेट को परिष्कृत करने के लिए कीमती कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। इसका मुख्य घटक 100 साल पुराना रक्त कवक था और गोली का मुख्य प्रभाव आत्मिक बल के अवशोषण को बढ़ाना और एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना को गति देना था। इस प्रकार की गोली 200 सोने की भी थी। यहां तक कि कुलीन परिवारों के कनिष्ठों को भी इसे खरीदने के लिए अपनी बचत का उपयोग करना पड़ा। लिन मिंग ने यह तय करते हुए देखना बंद कर दिया कि वह क्या खरीदना चाहता है। वह स्टोरकीपर की ओर मुड़ा और बोला, मैं यह गोल्डन वुड रूट सिल्कवॉर्म कवच लूंगा। इसे मेरे लिए लपेटो। मैं 6 गोल्डन डियर पिल्स और 10 सोल गैदरिंग पिल्स के साथ साथ इस सूची की सामग्री भी लूंगा। एक भी न चूकें। लिन मिंग ने यह कहा और एक सूची निकाली जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लिखी हुई थीं। इन सभी का उपयोग शिलालेखों के लिए किया जाता था। उसने एक क्षण पहले नजर डाली थी और देखा था कि वे सभी यहां बिक चुके थे। अध्याय 26 निर्णायक। लिन मिंग की बातें सुनकर और इस बेहद लंबी सूची को देखकर स्टोरकीपर का चेहरा लाल हो गया। क्या इस देहाती बेवकूफ ने सोचा था कि 100 ट्रेजर हॉल ऐसी जगह है जहां वह बस खेल सकता है? इतने बड़े ऑर्डर पर कम से कम कई हजार टन सोना खर्च होगा। यह ऐसा था मानो ये युवा छोटा लड़का बाजार में बोक चॉय खरीद रहा हो। कुछ हजार टन सोना खर्च करने पर उन कुलीन परिवारों के बेटे भी इतना खर्च नहीं कर पाएंगे। उसने अधीरता से सूची लहराई और काउंटर पर रख दी। फिर कहा, मैं तुम दोनों को एक चेतावनी देने जा रहा हूं। जो कोई जानबूझकर 100 ट्रेजर हॉल में परेशानी पैदा करेगा, उसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं तुम्हारी मां को चेतावनी दूंगा। लिन जियाओडोंग ने स्टोरकीपर के हाथ पर अपना हाथ मारा। स्टोरकीपर ने केवल व्यवसाय किया था और उसके पास मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की प्रतिभा नहीं थी, और लिन जियाओडोंग की जोरदार थपकी के साथ वह दयनीय रूप से चिल्लाया। आप स्टोरकीपर को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह गुंडा 100 ट्रेजर्स हॉल में हंगामा मचाने की हिम्मत करेगा। देखो, तुम दंभी कुतिया के छोटे बेटे, हम युवा मास्टरों के पास पैसा है। जैसे ही लिन शियाओडोंग ने यह कहा, वह लिन मिंग के लबादे में पहुंच गया और सुनहरे बैंक नोटों को उसकी छाती के पास ले गया। उसने उन्हें 100 जिन ताकत से काउंटर पर पटक दिया और काउंटर हिल गया। हाथ में सोने के नोट लेकर लिन जियाओडोंग का आत्मविश्वास आसमान छू गया। यह दुकानदार पहले से ही उसकी आंखों में खटक रहा था। वह उस असभ्य व्यक्ति को सबक सिखाने का यह अवसर कैसे चूक सकता था? जब दुकानदार ने सुनहरे बैंक नोट देखे तो उसके होश उड़ गए। जैसे ही उसने बिलों के उस ढेर में कुल राशि की गणना की, उसकी आंखें चमक उठीं। वे प्रत्येक 1000 स्वर्ण टन मूल्य के बैंक नोट थे। इसके साथ ही कुल राशि कम से कम कई हजार टन होनी चाहिए। उसे तुरंत एहसास हुआ कि सुनहरे बैंक नोट ही असली सौदा थे। जब तक वह एक ऐसे बैंक में जाता था जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा था, वह उन्हें सोने के सिक्कों से बदल सकता था। स्टोरकीपर पूरी तरह से हैरान रह गया। उन्होंने लिन मिंग और लिन जियाओडोंग को भी आकार दिया। ये दोनों छोटे लड़के किसी भी तरह से एक कुलीन परिवार के बच्चे नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले लिन मिंग एक गरीब लड़का था जो घर घर जाकर प्रतीक चिन्ह बेचता था। उसके पास अचानक इतनी दौलत कहां से आ गई? क्या उसने वास्तव में वे प्रतीक पत्र बेचे थे? यह असंभव था। एक प्रशिक्षु शिलालेखकार के शिलालेखों को इतने पैसे में बेचना अकल्पनीय होगा। 2 नवोदित अमीर लड़के, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वे अचानक उच्च श्रेणी के पात्र थे और उनके सामने अहंकारी व्यवहार कर रहे थे। स्टोरकीपर के दिल में केवल उदासी थी, लेकिन पैसा भगवान था।
और यह एक मंदिर था। उसने अपना हाथ, जो अंगूर की तरह सूज गया था, रगड़ा और मुस्कुरा दिया। उसने तुरंत सूची लेकर उसे स्कैन किया। उस पर ऐसी सामग्रियां सूचीबद्ध थीं जो सस्ती नहीं थीं। उन वस्तुओं के अलावा जो लिन मिंग को चाहिए था। उसने तुरंत गणना की कि यह व्यापारिक लेनदेन लगभग 6000 टन सोना होगा। ये 2 दुर्लभ खजानों की कीमत के बराबर थी, और कमीशन से वह अपने लिए 120 टन सोना कमा सकता था। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। हालांकि उसका दिल अभी भी थोड़ा नाराज था, लेकिन लाइन में लगी रकम को देखते हुए यह इसके लायक नहीं था। तो दुकानदार ने खिसियाकर और झुककर कहा, मेरे मूर्ख ने यह नहीं पहचाना कि इतने सम्मानित अतिथि आए हैं। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत सब कुछ तैयार कर दूंगा। स्टोरकीपर का शरीर बहुत अधिक गैस से सुअर की तरह फूल गया था और फिर भी वह हवा की तरह चल रहा था। लिन मिंग विभिन्न प्रकार की सामग्रियां चाहते थे जो स्टोर के विभिन्न अनुभागों में थीं, लेकिन स्टोरकीपर अपने पैरों पर तेज और हाथों से तेज था और जल्द ही सब कुछ एक साथ इकट्ठा कर लिया। स्टोरकीपर ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 सम्मानित अतिथि, कृपया सामान की प्रामाणिकता की जांच करें। कुल मिलाकर 5800 टन सोना है। सामान के ढेर देखकर लिन जियाओडोंग ने लिन मिंग से पूछा, क्या यही सब कुछ है, भाई लिन? लिन मिंग ने कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि यही है। अब तक लिन शियाओडोंग का मुंह घूम गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है, यह शर्मनाक है, लेकिन मैं भुगतान करने के लिए एक अलग स्टोरकीपर को देखना चाहूंगा। स्टोरकीपर का प्रसन्न चेहरा तुरंत कठोर हो गया। 100 ट्रेजर हॉल्स जैसे उच्च श्रेणी के स्टोर में यह स्वाभाविक था कि एक स्टोरकीपर का मूल्य उसकी बेचने की क्षमता पर निर्भर था। इसलिए यहां के सभी दुकानदार अपने द्वारा बेची गई सभी वस्तुओं पर कमीशन लेते थे। लिन जियाओडोंग ने इसे समझा और उस दुबले पतले आदमी को कड़ी चुनौती देने का फैसला किया। कृपया थोड़ा तेजी से आगे बढ़ें, हम इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहेंगे। स्टोरकीपर को एहसास हुआ कि लिन जियाओडोंग जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, और उसका दिल गुस्से से जल उठा। यदि किसी कुलीन घर का कोई कनिष्ठ उसके साथ मजाक करने का निर्णय करता तो वह इसे सहन कर लेता, लेकिन ये दोनों तो कुछ दौलत में आए नए नए हिक्स थे। उन्हें अभी तक इतना असहनीय अहंकारी होने का अधिकार नहीं था। वह स्वयं को उनकी दया पर कैसे निर्भर रहने दे सकता था? उनकी आवाज ठंडी थी और उन्होंने कहा, इस 100 ट्रेजर हॉल में मैं अकेला स्टोरकीपर हूं। कौन प्रस्तावित करता है कि मुझे दूसरा मिल जाए? तुम छोटे विदूषक, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। जल्दी करो और जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बॉस से शिकायत कर दूंगा। आगे बढ़ो, स्टोरकीपर ने व्यंग्य किया। मालिक, बेवकूफ ने सोचा कि वह बॉस को सिर्फ इसलिए देख सकता है क्योंकि वह चाहता था। वह कुछ और कठोर शब्दों की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। सुनहरे नोटों में एक बैंगनी सुनहरे रंग का कार्ड था। यह वह कार्ड था जो मोई ने लिन मिंग को दिया था, वीआईपी कार्ड। इसका उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों पर स्वचालित रूप से 10% की छूट दी जाएगी। यह मार्शल क्वार्टर और इंपीरियल परिवार का बैंगनी सोना वीआईपी कार्ड था। दुकानदार का दिल जोर से धड़कने लगा। यह वीआईपी कार्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से रॉयल फैमिली और मार्शल क्वार्टर्स को खुश करने के लिए दिया गया था। आज तक 100 से भी कम भेजे गए थे। इनमें से किसी एक के मालिक होने की योग्यता रखने वाले एकमात्र व्यक्ति या तो शाही परिवार के सदस्य थे या मार्शल क्वार्टर के भीतर एक शीर्ष स्तरीय व्यक्ति थे। इनमें से कोई भी आकृति उसे कीड़े की तरह कुचल सकती है। वह खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया था। इन 2 छोटे बदमाशों के पास इच्छानुसार कार्य करने की पृष्ठभूमि और योग्यताएं थीं। यह भी संभव हो सकता है कि वे सम्राट के छोटे बेटे हों जो भेष बदलकर शाही स्थान से बाहर खेलने के लिए आ रहे हों। बकवास। उसकी किस्मत ऐसी खराब थी। दुकानदार निराश हो गया। 2 युवा स्वामी। यह नीच व्यक्ति गलत और मूर्ख था और सजा का पात्र है।
यह नीच व्यक्ति तुम्हारे लिए दूसरे भंडारी की तलाश करेगा। कृपया कृपा और दया करें और मेरे दयनीय अपराधों को अपने दिल में न रखें। स्टोकीपर ने खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, और हालांकि यह भारी नहीं था, उसके गालों पर चर्बी हिल गई। लिन जियाओडोंग अवाक रह गया। इस आदमी ने, क्या उसने कुछ पागलपन वाली गोलियां ली? स्टोकीपर डर और घबराहट के साथ आगे बढ़ा और सौदा बंद करने के लिए दूसरे स्टोकीपर को ढूंढ लिया। वह माफी मांगता रहा और आखिरकार उन्हें वापस लाने के लिए एक गाड़ी भी बुलाई। जैसे ही वे लिन मिंग के आवास पर लौटे, लिन शियाओडोंग को नहीं पता था कि स्टोकीपर की हरकत का कारण बैंगनी सोना वीआईपी कार्ड था। उसने सोचा कि यह सोना ही था जिसने दम्भी स्टोकीपर को भयभीत कर दिया था, इसलिए इस समय उसका मूड बहुत अच्छा था। हाँ, वह मजेदार था। लानत है, ये याद करके कि स्टोकीपर की डरपोक अभिव्यक्ति वास्तव में मुझे हंसने पर मजबूर कर देती है। भाई लिन, यदि आप आहत नहीं होते तो मैं उस 100 ट्रेजर्स हॉल के बॉस से शिकायत कर देता और उस छोटे से आदमी को अपना बैग पैक करके चले जाने के लिए कहता। लिन मिंग वास्तव में स्पष्ट रूप से देख रहा था और जानता था कि जब स्टोकीपर ने बैंगनी सोने के वीआईपी कार्ड को देखा था, तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई थी। वह भावना की आह नहीं रोक सका क्योंकि उसने सोचा था कि मार्शल क्वार्टर की शक्ति और प्रभाव जो समय के साथ जमा हुआ था वह शाही परिवार से कम नहीं था। उन्होंने कहा, छोटे लोगों के जीने के अपने छोटे तरीके होते हैं। चापलूसी और अशिष्टता वह थी जो उन्हें जीने के लिए सीखने के लिए मजबूर की गई थी। उनके प्रति इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। जियाओडोंग, ये लचीला कवच और ये 3 गोल्डन डियर पिल्स आपके लिए हैं। गोल्डन डियर पिल्स शरीर की अशुद्धियों को दूर करने में सक्षम थीं। पहला सबसे प्रभावी था, और उसके बाद प्रभावकारिता आधी हो गई। 3 से अधिक लेना आमतौर पर बर्बादी होगी। जहां तक सोल गैदरिंग पैलेट का सवाल है, उन्हें लेने की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त था जो अभ्यास में मेहनती थे। लिन जियाओडोंग का स्वाभाविक रूप से उनके लिए कोई उपयोग नहीं था। 3 गोल्डन डियर पिल्स और लचीले कवच ने लगभग 1000 टन सोने का मूल्य बढ़ा दिया। लिन जियाओडोंग के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी, और वह एक पल के लिए झिझके जब तक कि उन्होंने लिन मिंग की कहानी के बारे में नहीं सोचा। यदि यह सच होता तो भविष्य में वह जो कुछ बनाता, उसकी तुलना में 1000 टन सोना बाल्टी में एक बूंद मात्र था। ये सोचते हुए उसने सामान स्वीकार कर लिया और हंसते हुए बोला, तब तो मैं बेशर्मी से इन्हें स्वीकार कर लूंगा। भाई लिन, बाद में आप मेरी सुरक्षा छत्रछाया बन जाएंगे। हा। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भाई हैं, हमारे बीच औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा ली मिंग ने शेष 3000 सोने की कड़ियां निकाल ली। जब परिवार के दूत अगली बार स्काई फॉर्चून सिटी आए, तो इसे मेरे माता पिता तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और उन्हें रेस्तरां खरीदने के लिए कहें। लिन मिंग के माता पिता ने अपना आधे से अधिक जीवन उस रेस्तरां में निवेश किया था, और स्वाभाविक रूप से उनका इसके प्रति गहरा लगाव था। लिन मिंग ने सबसे पहले इसे खरीदकर उनकी मदद करने के बारे में सोचा। ठीक है, मुझे इस मामले को संभालने दो। जैसे ही लिन जियाओडोंग चला गया, लिन मिंग अकेले अपने कमरे में लौट आया। उसने कैलेंडर देखा और देखा कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा 50 दिन दूर थी। इन 50 दिनों में उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा। गोल्डन डियर पिल या सोल गैदरिंग पैलेट के बावजूद, ये दवाई सीधे तौर पर एक मार्शल आर्टिस्ट की खेती को बढ़ाने में सक्षम नहीं थी। पहले ने शरीर की अशुद्धियों को समाप्त कर दिया, और दूसरे ने आत्मिक बल से प्रशिक्षण लेना आसान बना दिया। एक साथ मिलकर वे उसके अभ्यास की दर बढ़ा सकते थे। जहां तक किसी की साधना को सीधे बढ़ाने की बात है, तो ये औषधियां खरीदी जा सकती थीं, लेकिन उनका निहितार्थ ये था कि वे आत्मिक शक्ति में और अधिक अशुद्धियां पैदा करती थीं। हालांकि खेती तेजी से बढ़ेगी, लेकिन नींव स्थिर नहीं होगी, और इसे स्थिर रखने के लिए नींव को मजबूत करने के लिए बहुत अधिक समय खर्च करना होगा।
इसलिए लिन मिंग ने इस प्रकार की दवा खरीदने में जल्दबाजी नहीं की। उस समय लिन मिंग पेड़ों की चोटी पर था और अंततः उसने पहली गोल्डन डियर पिल लेना शुरू कर दिया था। हालांकि गोल्डन डियर पिल महंगी थी, लेकिन यह वास्तव में एक दुर्लभ दवा नहीं थी। हालांकि लिन मिंग को पता था कि शिलालेख तकनीकों के साथ दवा की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, गोल्डन डियर पिल के लिए यह आवश्यक नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें सीधे खा लिया। लिन मिंग ने लकड़ी के एक बड़े बैरल में पानी भर दिया था। उसने अपने कपड़े उतार दिए और फिर कूद गया। उसके शरीर में दवा उसके साथ घुलने लगी। वह अपने सीने में गर्मी का प्रवाह महसूस कर सकता था। लिन मिंग ने ध्यान करना शुरू किया और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की परिक्रमा की। उसके शरीर में आत्मिक शक्ति हिलोरे मारने लगी और स्वर्ण मृग आकर्षण अपना प्रयोग प्रदर्शित करने लगा। प्रभाव की शुरुआत के साथ लिन मिंग को हल्की झुंझुनी महसूस हुई और उसका शरीर शुद्ध होने लगा। एक मार्शल कलाकार का शरीर, जब से वह गर्भ से आता है, लगातार दुनिया की दूषित हॉटियन हवा के संपर्क में रहेगा। इस तरह की हवा हर सांस में, उनके द्वारा खाए गए अनाज में, नदियों, झरनों और झीलों में, जहां से वे पीते थे, समाहित थी। यह अपरिहार्य था कि शरीर में अशुद्धियां जमा हो जाए। गोल्डन डियर पिल्स में हिरण के भ्रूण से जियांतियन हवा का एक संकेत होता था, और इस प्रकार वे शरीर को शुद्ध कर सकते थे। लिन मिंग पूरी रात लकड़ी के बैरल में पड़ी रही। पानी की सतह चिकने गहरे तेल से चमकने लगी। ये लिन मिंग की अशुद्धियां थीं। एक कुलीन परिवार का कनिष्ठ 12 वर्ष की उम्र से ही यह प्रक्रिया शुरू कर देता था। अपने शरीर को संयमित और शुद्ध करने के बाद वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करेंगे। दुर्लभ औषधियों से स्नान करना उनके लिए आम बात थी, और उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से कम अशुद्धियां थीं, और आत्मिक शक्ति को एकीकृत करना बहुत आसान होगा। भले ही वे लिन मिंग की तरह ग्रेड 3 की प्रतिभा वाले हों, उनके लिए इन जूनियरों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। भोर में लिन मिंग ने अंततः अपनी आंखें खोलीं। स्वर्ण मृग गोली उसने पूरी तरह से ग्रहण कर ली थी और उसका शरीर शुद्ध हो गया था। लिन मिंग ने फिर से ट्रू कैओस प्राइमल फॉर्मूला को दोहराया। उसके शरीर में आत्मिक शक्ति का संचार करना सचमुच आसान था। लिन मिंग को कुछ और भी मिला। ऐसा लग रहा था कि आत्मिक शक्ति उनके पूरे शरीर में फैल गई है। यह शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण का प्रारंभिक चरण था। लिन मिंग अंततः शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में पहुंच गई थी।